हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, तो ज्योमेट्री में हम लोग ने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भैया बहुत जल्दी ही 5 अक्टूबर को आप लोग का एक नया बैच शुरू होने वाला है। आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत जल्दी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन होने वाला है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करनी तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पहला, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या होता है बेटा? त्रिभुजों की सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता होती क्या है? देखो बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने दो त्रिभुज बना लिए। एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज बना लिया डी ई एफ। एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज बना लिया डी ई एफ, ठीक है। अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी की बात करनी है तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस त्रिभुज की हर एक चीज, इस त्रिभुज की हर एक चीज, इस त्रिभुज की अगर हर एक चीज के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो समझ जाना दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा? सर्वांग सम होंगे। अगर आपको सर्वांग समता का साइन बनाना है तो सर्वांग समता का साइन ऐसे बनता है, पहले ऐसे घुमा लो, नीचे दो स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जैसे मान लीजिए इसको पढ़ा क्या जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी इज सर्वांग इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के क्या है? सर्वांग सम है, या फिर त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि त्रिभुज सर्वांग सम कब हो सकते हैं, ठीक है। लिखना हो तो लिख लो, मैं आपको लिखवा भी दे रहा हूं। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके बीच की प्रत्येक चीज बराबर होती है। तो उनके बीच की प्रत्येक चीज बराबर होती है। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके बीच की प्रत्येक चीज क्या होती है बेटा? बराबर होती है। क्लियर है सबको? ठीक है। कहने का मतलब ये है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, ठीक है। एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, ठीक है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके बीच की हर एक चीज आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये मैं आपको थोड़ा सा और सिखा दूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पे आप ए बी साइड देख रहे हो, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? डी है। इसका मतलब ये होगा कि बेटा जो ए बी साइड होगी वो डी साइड के क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। आप बीसी साइड देख रहे हो? हाँ देख रहे हो। बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? करस्पॉन्डिंग का मतलब बेटा होता है संगत। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? संगत होता है, ठीक है। आप बीसी साइड देख रहे हो, बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन है? ईएफ है, मतलब बीसी ईएफ के बराबर होगा, ठीक है। आप एसी साइड देख रहे हो, एसी के करस्पॉन्डिंग कौन है? डीएफ है। इसका मतलब जो एसी होगा वो डीएफ के क्या होगा? करस्पॉन्डिंग
होगा, मतलब कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो ए बी साइड डी के बराबर होगी, ए सी साइड डी एफ के बराबर होगी, बी सी साइड ई एफ के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी यही लिखवाया था कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके बीच की प्रत्येक चीज क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये एंगल ए है और ये एंगल डी है, तो इसका मतलब जो एंगल ए होगा बेटा वो एंगल डी के भी क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरह ये एंगल बी है, ये एंगल ई है, तो एंगल बी भी किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह ये एंगल सी है और ये एंगल एफ है, तो एंगल सी भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके बीच की प्रत्येक संगत चीजें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लो बेटा इस त्रिभुज की ऊंचाई h1 है, इस त्रिभुज की ऊंचाई h1 है और इस त्रिभुज की ऊंचाई h2 है, तो बेटा जो h1 होगा वो भी h2 के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? मान लो इस त्रिभुज की मीडियन m1 है, मीडियन मतलब माध्यिका, और इस त्रिभुज की मीडियन m2 है, तो m1 भी m2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मान लो इस त्रिभुज की इन रेडियस r1 है, इस त्रिभुज की इन रेडियस r1 है, इस त्रिभुज की इन रेडियस r2 है, तो r1 भी r2 के क्या होगा, बराबर होगा। मान लो इस त्रिभुज की सरकम रेडियस कैपिटल R1 है, इस त्रिभुज की सरकम रेडियस कैपिटल R2 है, तो कैपिटल R1 भी कैपिटल R2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मान लो इस त्रिभुज का एरिया बेटा डेल्टा 1 है, ठीक है, और इस त्रिभुज का एरिया डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 1 भी डेल्टा 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मान लो इस त्रिभुज का पेरीमीटर, पेरीमीटर वाला परिमाप P1 है, इस त्रिभुज का पेरीमीटर P2 है, तो P1 भी P2 के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि बेटा मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके बीच की हर एक चीज आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। बेटा इसको हटा दें, इसको हटा दें, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांगसमता की शर्तें। ठीक है, कंडीशन ऑफ फॉर कॉन्ग्रुएंसी या फिर सर्वांगसमता की शर्तें। कॉपी पेन लेके बैठे रहा करो बेटा। कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी या फिर सर्वांगसमता की शर्तें। ठीक है, अब कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांगसमता की शर्तें क्या होता है, देखो पहली शर्त होती है बेटा आस ना, अगली शर्त होती है सास, अगली शर्त होती है सा सा सा। क्लियर है? ठीक है, आस का मतलब देखो क्या होता है, आस का मतलब बेटा होता है एंगल, एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और उसके बीच की मतलब दोनों कोणों के बीच की भुजा आपस में बराबर हो, तो समझ जाना त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांगसम। इसको याद ऐसे ही करना, आस सास सा सा सा। कैसे याद करना है, आस सास सा सा सा। ठीक है, इसी तरह एस एस का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब साइड एंगल साइड। क्लियर है? साइड एंगल साइड। और सा 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 का मतलब क्या हुआ, साइड साइड साइड। क्लियर है सबको? ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो पहली, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो या तो आपको ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो ये वाली। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो समझ जाना त्रिभुज हमारा क्या होगा, सर्वांगसम होगा। मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको समझ में बातें और अच्छे से आ जाए। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। पहले मैं लूंगा आस, आस वाली कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छे से समझा दूंगा। आस, ठीक है, पहली आस। आस में मैंने क्या बताया था, एंगल एंगल साइड। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है और ये त्रिभुज हमारा डी ई एफ है ना, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी और ये त्रिभुज हमारा डी ई एफ है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला साइड, सॉरी मान लीजिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए। ठीक है, ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के बराबर हो जाए और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाए, तो समझ जाना ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाए, AC DF के बराबर हो जाए, एंगल C एंगल F के बराबर हो जाए, तो समझ जाना कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे बेटा, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि एंगल एंगल साइड का मतलब क्या है, दो एंगल के बीच में साइड फंसनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे देखना है तो C बराबर होना चाहिए F के, B बराबर होना चाहिए E के और BC EF के बराबर होना चाहिए, तब त्रिभुज सर्वांगसम होगा ना। मान लीजिए यहाँ देखना तो A D के बराबर होना चाहिए, B E के बराबर होना चाहिए और AB D के बराबर होना, तब जाके त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो सर्वांगसम कब हो सकता है त्रिभुज, ये आपको अब समझ में आ गई, आस प्रॉपर्टी अब समझ में आ गई। ये बात हमेशा ध्यान रखना, दो एंगल के बीच में साइड फंसनी चाहिए, ये नहीं कि पता चले ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल ले लो और साइड ये ले लो, नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है, हमेशा दो एंगल के बीच में साइड फंसनी चाहिए, तभी त्रिभुज हमारा क्या होगा बेटा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो मैंने आस के बारे में तो आपको बता दिया। आस के बाद अगली प्रॉपर्टी कौन सी आती है, सास की आती है। कौन सी आती है, सास, सेकेंड कंडीशन। देखो सास में क्या होता है, साइड एंगल साइड। जैसे मान लो ये हमारा त्रिभुज ABC है बेटा ना, और ये वाला त्रिभुज हमारा DEF है ना। ठीक है, ये त्रिभुज हमारा ABC, ये त्रिभुज हमारा DEF है। मान लीजिए ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाए, समझ जाना त्रिभुज हमारा क्या होगा, सर्वांगसम। मतलब इसकी फिर हर एक चीज, इस त्रिभुज की हर एक चीज के क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है सबको। ठीक है, जैसे मान लीजिए सास में क्या होगा, AB अगर किसके बराबर हो जाए बेटा, DE के बराबर हो जाए ना, एंगल A किसके बराबर हो जाए, एंगल A किसके बराबर हो जाए, एंगल D के बराबर हो जाए ना, और AC किसके बराबर हो जाए, AC DF के बराबर हो जाए, तो समझ जाना कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, सास वाली लग जाएगी। क्यों, क्योंकि आप देखिए साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच में एंगल फंस रहा है ना। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं या सास कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए साइड एंगल साइड। अब देखो मान लो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए और ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर, तब भी सास लग सकता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि दो साइड के बीच में एंगल फंसना चाहिए, तभी SAS कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है। ठीक है, चलिए, तो मैंने पहली कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आज भी आपको अच्छे समझा दी, दूसरी कंडीशन सास भी अच्छे समझा दी। अब हम लोग समझने जा रहे हैं तीसरी कंडीशन, सा सा सा। कौन सी, सा 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 वाली बात समझने जा रहे हैं, देखिए कैसे समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज बेटा ABC है, ये हमारा त्रिभुज ABC है और ये हमारा त्रिभुज क्या है बेटा, DEF है। ठीक है, ABC या DEF है। ठीक है, अब देखो सा में क्या होता है, ये वाली साइड मान लो इस वाली साइड के बराबर हो जाए। ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाए, हमेशा करस्पॉन्डिंग देखना, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाए, समझ जाना कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, सा। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब ये कि AB किसके बराबर हो जाए, DE के बराबर हो जाए ना, AC किसके बराबर हो जाए, DF के बराबर हो जाए ना, अब BC किसके बराबर हो जाए, EF के बराबर हो जाए, तो समझ जाना कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, सा वाली कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी में पहली बात क्या बताई कि एवरीथिंग करेस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, मतलब कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनकी प्रत्येक संगत चीज आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने अगली बात क्या बताई कि कॉन्ग्रुएंसी तीन तरीके की होती है, पहली होती आस, मतलब दो एंगल के बीच में साइड फंसनी चाहिए, अगली होती सास, मतलब दो साइड के बीच में एंगल फंसना चाहिए, और अगली होती सा, मतलब तीनों साइड आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर है सबको। चलिए अब अगली बात हम कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हेडिंग डाल लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोले तो सर्वांगसमता के अनुप्रयोग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांगसमता के अनुप्रयोग। आखिर हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज और भी किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके हम और कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं और कौन सी चीजें फाइंड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट है,
मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी क्या है बेटा, एक त्रिभुज है या ट्रायंगल है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ये आपको पता रहेगा, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ए डी कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है या फिर एंगल बाइसेक्टर है। ए डी एंगल बाइसेक्टर है या कोण समद्विभाजक है, ठीक है। और ये भी दिया रहेगा कि ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो आपको फाइंड करना है तो और क्या हो सकता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, यही आपको फाइंड करना है कि तो क्या होता है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो क्या होता है, ये चीज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले करेंगे, मैं इसका आप देखो इस कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ कि आखिर इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है। अगर इतनी सारी चीजें किसी त्रिभुज में दी रहे तो क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, जैसे क्वेश्चन में कह रहा था, मतलब कॉन्सेप्ट में कह रहा था कि ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, तो ये देखो ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है कि नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा था ए डी एंगल बाइसेक्टर, ये देखो ए डी एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। आगे कह रहा है ए बी ए सी के बराबर है, जो ए बी है ये ए सी के क्या है, बराबर है। तो हमें अब प्रूफ करना है कि आखिर और क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। बेटा एक बात बताओ कि अगर ये दोनों कोण बराबर है तो मैंने मान लो इसको अल्फा कह दिया, तो बताओ ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप त्रिभुज शायद ए बी डी देख रहे होगे, देख रहे हो त्रिभुज ए बी डी आपको दिख रहा होगा और एक त्रिभुज ए सी डी दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है भाई। एक त्रिभुज आपको ए बी डी दिख रहा है और एक त्रिभुज ए सी डी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बताओ त्रिभुज ए बी डी में जो ए बी साइड है, जो त्रिभुज ए बी डी में ए बी साइड है, वो त्रिभुज ए सी डी में ए सी साइड के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। उसके अलावा त्रिभुज बी, जो एंगल बी ए डी है, जो एंगल बी ए डी है, जो एंगल बी ए डी है, बताओ वो एंगल सी ए डी के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। एंगल वो किसके बराबर है, सी ए डी के बराबर है। बी ए डी किसके बराबर है, सी ए डी के बराबर है, ठीक है। उसके अलावा बताओ जो ए डी साइड है, जो ए डी साइड है ये वाली ए डी साइड इस वाले त्रिभुज में पाई जा रही है और इसमें पाई जा रही है, मतलब दोनों में पाई जा रही है, मतलब ए डी के बराबर है। बोलो भाई, क्लियर है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, साइड एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी लग गई कि नहीं लग गई। अगर यहाँ पे साइड एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी लग गई तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए सी डी के क्या होगा, सर्वांग होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए सी डी के सर्वांग होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बी डी होगा, जो बी डी होगा वो भी सी डी के क्या होगा, बराबर। देखो कंक्लूजन निकलने जा रहा है, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकले, ठीक है। क्या क्या कंक्लूजन, जब मैंने इसको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग प्रूफ कर दिया तो देखो क्या क्या कंक्लूजन निकले। पहला कंक्लूजन निकला कि बी डी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, जो बी डी होगा बेटा वो सी डी के क्या होगा, बराबर होगा। पहला कंक्लूजन तो ये निकला, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, दूसरा कंक्लूजन ये निकला भाई आप बताओ ये वाली साइड दोनों में कॉमन है तो इसके सामने ये वाला एंगल इसके सामने ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो एंगल बी होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के क्या होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी मैं आपसे बोल सकता हूं, ठीक है। अच्छा बताओ अगर ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये वाला कोण भी, मतलब कि ये वाला जो कोण होगा, जो तीसरा वाला एंगल होगा वो भी इसके क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये पूरा एंगल 180 बनाता है, बनाता कि नहीं बनाता, पूरा एंगल 180 बनाता और ये वाला एंगल इस वाले एंगल बराबर होगा तो पक्का ये 90 होगा, ये भी क्या होगा 90 होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ए डी होगा, जो ए डी होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, बीसी पर होगा ना। जो ए डी होगा वो बीसी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है। जो ए डी होगा वो बीसी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। जो एडी होगा, जो एडी होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, बीसी पर। बोलो भाई, ठीक है। तो बताओ ये त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए और उसके अलावा एक चीज और निकल के आ गई क्या, एडी साथ ही साथ क्योंकि बी डी सी डी बराबर है तो डी क्या होगा, डी मिड पॉइंट भी होगा, डी क्या होगा, मिड पॉइंट, डी मध्य बिंदु होगा, ठीक है।
तो बताओ इतनी सारी चीजें निकल के आ गई, निकल के आ गई। अगर ये त्रिभुज आपस मतलब ए बी डी ए सी डी के जब मैंने सर्वांगसम प्रूफ कर दिया तो मैंने देखा एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज बी डी सी डी के बराबर हो गया। तीसरी चीज जो ए डी है वो बी सी पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। चौथी चीज डी मिड पॉइंट भी हो गया, ठीक है। तो आप देखिए सिमिलैरिटी, अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाए, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाए तो कितनी सारी चीजें आपके सामने निकल के आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चीज बल्कि याद भी कर लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बाइसेक्टर दिया है, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर दिया और ए बी ए सी बराबर है, ए बी ए सी बराबर है, तो समझ जाना ये त्रिभुज आपस में, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और यहाँ पे कितना कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलिए, तो मैंने अभी अभी आपको जो बताया वो आपको जो बताया वो कॉन्ग्रेंसी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, कॉन्ग्रेंसी के बारे में। और अब तो इतना सारी चीजें बताने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रेंसी क्या होती है। जब भी किसी दो त्रिभुजों में, जब भी किन्हीं दिए गए दो त्रिभुजों में प्रत्येक करस्पॉन्डिंग चीज, प्रत्येक संगत चीज आपस में क्या होती है, बराबर होती, समझ जाना दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाम ही पता चला, सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान, ठीक है। अब देखिए अगली जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिमिलैरिटी की बात करने जा रहा हूँ। किसकी बात करने जा रहा हूँ, सिमिलैरिटी। पहले मैं सारी चीजें आपको समझा लेता हूँ, उसके ऊपर फिर क्वेश्चन करा दूंगा। सिमिलैरिटी की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुजों की समरूपता। क्या होता है बेटा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। अब त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है सुन लो। जैसे बेटा ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है और ये वाला त्रिभुज हमारा डी ई एफ है, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है और एक त्रिभुज हमारा डी ई एफ है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो जब भी कहा जाए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो बीच में ऐसा साइन लगेगा। क्या लगेगा, ऐसा साइन लगेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्या कह सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ। लेकिन बेटा ऐसे ही किसी ट्रायंगल को सिमिलर मैं नहीं कह सकता हूँ। ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि पता चला दो त्रिभुज देखे, मेरे मन में आया कि दो त्रिभुज आपस में तो ये दो दिख रहे हैं, समरूप है, ऐसे नहीं कह सकते। इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है जो कि मैं आपको बताऊंगा। आप सुनो मेरी बात। देखो बेटा आपने बड़े बड़े जहाज तो देखे ही होंगे, देखे हैं ना, ठीक है। जब बेटा आपने बड़े बड़े जहाज देखे हैं तो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जो समुद्र वगैरह में, महासागरों में टहलते हैं, वो बेटा एकदम से नहीं बना दिए जाते हैं, ठीक है। पहले उनका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, ठीक है। प्रोटोटाइप का मतलब यह है कि एक छोटा सा उसी तरीका, उसी मॉडल का, मतलब प्रोटोटाइप का मतलब मॉडल, उसी मॉडल का एक छोटा सा पहले बनाया जाएगा, क्या, पानी वाला जहाज, ठीक है, बनाया जाएगा उसी टाइप का, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। फिर उस पर कितना समुद्र में उसको जाने में, उसके ऊपर समुद्र के पानी का कितना प्रेशर आएगा, ये सब मतलब टेस्टिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। क्योंकि मान लो बेटा तुमने एक बड़ा सा पहले से ही वो बना दिया पानी वाला जहाज और उसके बाद मान लो तुमने पानी में उतारते वो डूब गया, तब तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब भी कोई भी बड़ी चीज़ बनाई जाती है तो पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका घर भी बनने वाला होता है तो पहले उसको एक छोटा सा मॉडल बना के आपको दिखा दिया था कि हाँ भाई आपका घर बनने के बाद ऐसा लगेगा। क्योंकि अगर मान लो अचानक से बनाने लगे, ठीक है, अचानक से बनाने लगे और कुछ मामला गड़बड़ हो गया, तब तो पैसा पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि सिमिलैरिटी का यूज इसी तरीके से किया जाता है कि पहले आपको उसी तरीके की एक छोटी सी चीज़ बना के दी जाएगी, उसके ऊपर सारी टेस्टिंग हो जाएगी, जब टेस्टिंग हो जाएगी तो उसी तरीके एक बड़ी चीज़ बना दी जाएगी, ठीक है। अब सुनो सिमिलैरिटी होता क्या, सुन लो। जैसे बेटा कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है, सभी संगत चीजें आपस में बराबर होती हैं, सभी करस्पॉन्डिंग चीजें आपस में क्या होती है, एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, यही तो होता है ना भाई। जो कॉन्ग्रेंसी मैंने अभी ये बताया वो यही तो बताया कि एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल। वैसे ही सिमिलैरिटी में क्या होता है, एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग, एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। यहाँ लिखना, लिख लीजिए, एवरी करस्पॉन्डिंग, हिंदी में भी यही बोल दूंगा, एवरी करस्पॉन्डिंग
रेशियो विल बी इक्वल, मतलब सिमिलैरिटी में क्या होता है, रेशियो विल बी इक्वल, एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल ना। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी मतलब कि सभी जो चीजें होती हैं उनका रेशियो आपस में बराबर होता है, सबका मतलब सारी चीजें नहीं बराबर होती, सारी चीजों का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर सारी चीजों का अनुपात आपस में बराबर होता है, सारी चीजें नहीं बराबर होती, तो वो कैसे होती जरा देखिएगा। जैसे देखो ए बी जो है वो ए डी के करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ए बी का रेशियो होगा, जो ए बी का रेशियो होगा डी के साथ, वो रेशियो ना, उसके अलावा AC को और DF को ले लो, तो जो AC का रेशियो होगा किसके साथ, DF के साथ, उसके अलावा BC को EF के साथ ले लो, तो जो BC का रेशियो होगा EF के साथ, वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि सिमिलैरिटी में क्या होता है, एवरी करेस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, मतलब ये चीज आपस में संगत है, जैसे ABD के वो ABD के संगत है, तो AB का D के साथ रेशियो, AC का DF के साथ रेशियो, BC का EF के साथ रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसके अलावा एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसमें क्या होता है, एंगल आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल A एंगल D के बराबर हो जाएगा, कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा, कोण B एंगल B एंगल E के बराबर हो जाएगा, और एंगल C एंगल F के बराबर हो जाएगा, एंगल C एंगल F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा, एवरी करेस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, क्लियर। एंगल तो आपस में बराबर होता है, एंगल का रेशियो नहीं बात होती है, ठीक है। बस साइड में क्या होता है कि एवरी करेस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है। उसका जैसे मान लो इसकी हाइट h1 है, मान लो इस वाले ट्रायंगल की हाइट h1 है और इस वाले ट्रायंगल की हाइट h2 है, तो जो h1 होगा उसका रेशियो h2 के साथ, ठीक है, h1 का h2 के साथ रेशियो। मान लो इसकी रेडियस इन रेडियस r1 है, इसकी इन रेडियस r2 है, मतलब r1 का r2 के साथ रेशियो। इसकी सरकम रेडियस मान लो कैपिटल R1 है, इसकी सरकम रेडियस कैपिटल R2, मतलब कैपिटल R1 का कैपिटल R2 के साथ रेशियो, ठीक है। उसके अलावा मान लो इसकी माध्यिका M1 है और इसकी माध्यिका M2 है। बेटा ये सारे लेक्चर आपको तभी समझ में आएंगे जब आप शुरू से देखेंगे, जब शुरू से देखेंगे तभी आपको ये सारी बातें समझ आएंगी, बीच से अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एक लेक्चर डे बाय डे देखा करिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। M1 का M2 के साथ रेशियो, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लो इसका एरिया डेल्टा 1 है, इसका एरिया डेल्टा 1 है, इसका एरिया डेल्टा 2 है, तो अंडर रूट डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे देखो आपको एक नई बात जानने को मिली कि अगर साइड की बात होगी तब तो वह h1 अपॉन h2 ऐसे लिख लेंगे यहाँ, लेकिन एरिया की बात हो लगी तो बेटा एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता ही नहीं होता है, इसीलिए उसको हमने क्या किया, स्क्वायर रूट के अंदर बन के जैसे वो मीटर में चेंज हो जाए, ठीक है। क्योंकि भाई मीटर स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आके क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर एरिया का रेशियो नहीं बराबर होता, एरिया के रेशियो का अंडर रूट बराबर होता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जानते हो कैसे लिख सकता हूँ, लिख के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू h1 स्क्वायर अपॉन h2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, है ना, ठीक है, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। और इसी तरीके से आगे भी आप करते जाएंगे, बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 ना। अगर मान लीजिए आपको ये स्क्वायर रूट का साइन हटाना है तो फिर सबको क्या करना पड़ेगा, सबका स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब जाके ये काम बने, ठीक है। तो आप चाहे इस तरह से याद कर लो चाहे इस तरह से याद कर लो, बात दोनों बराबर है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलैरिटी में क्या होता है, देखो उसके अलावा सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है, सिमिलैरिटी इज नथिंग बट साइन रूल। अगर आपको साइन रूल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, एक क्लास साइन रूल पढ़ाई थी ना, साइन रूल को साइन रूल, ठीक है। अगर आपको साइन रूल के बारे में अच्छे से बातें पता है तो समझ जानिए कि आपको सिमिलैरिटी भी आती है, क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है सिमिलैरिटी इज नथिंग बट साइन रूल, क्लियर है, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए
अगली बात करते हैं, अगले एंडिंग डाल लो कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी, अगले एंड डाल लो कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी या फिर समरूपता की शर्तें, ठीक है। कंडीशन जैसे कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है बेटा, वैसे ही कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी डाल लो। बोले तो समरूपता की बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो, मेरे साथ साथ पढ़ते जाया करो, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल या कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी या समरूपता की शर्तें, ठीक है। अब देखो दो त्रिभुज आपस में समरूप कब हो सकते हैं, या तो ए हो, या तो ए हो, या तो एस हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो त्रिभुजों के एंगल बराबर हो जाए, एंगल ना, अगर दो त्रिभुजों के दो एंगल आपस में बराबर हो जाए, दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो, तब भी त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है। अगर तीनों एंगल बराबर हो जाए भाई, ए का मतलब ट्रिपल ए का मतलब एंगल, ठीक है। मान लो तीनों एंगल बराबर हो जाए, तब भी त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। एस का मतलब साइड का मतलब तीनों साइड ना बराबर हो जाए बेटा, तीनों साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, तीनों साइड का रेशियो बराबर हो जाए तब भी त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। क्या मेरी बातें बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने पहली बात आपको ये कही कि अगर दो एंगल बराबर है तब भी त्रिभुज समरूप होगा, तीनों एंगल बराबर तब भी, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको ऐसे समझा भी दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज ए बी सी है, ये हमारा एक त्रिभुज ए बी सी है और ये हमारा त्रिभुज डी ई एफ है ना, ठीक है। ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज डी एफ है, ठीक है। मान लो इस वाले त्रिभुज का एंगल इस वाले त्रिभुज का एंगल डी के बराबर हो जाए, एंगल डी के बराबर हो जाए तो समझ जाना त्रिभुज समरूप होगा। या फिर मान लो ये वाला एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाए, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाए तब भी त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। या फिर मतलब दो एंगल बराबर हो जाए, तीसरा एंगल तो बराबर होना ही होना है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में से अगर इन दोनों को जोड़ के घटाओगे तो भाई तीसरा तो बराबर आना ही है ना, ठीक है। या फिर अगर तीनों एंगल बराबर है तब भी त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। अगर मान लो तीनों एंगल नहीं बराबर हो ना, तो ए बी का रेशियो डी के बराबर हो जाए, ए सी का रेशियो डी एफ के बराबर हो जाए, बी सी का रेशियो ई एफ के बराबर हो, तब भी त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। जैसे मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, सपोज दैट ऐसा कुछ, ठीक है। बताओ 2/4 करो 1/2 आएगा, 3/6 करो तब भी 1/2 आएगा, 4/8 करो तब भी 1/2 आएगा। तो आप देखिए ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो और ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। एवरी करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समरूप होते हैं, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है, क्या मैंने कहा, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। मैंने ये कहा आपसे कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि भाई अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी सारी साइड भी बराबर होती है, सारे एंगल बराबर होते हैं। तो भाई अगर उनका रेशियो भी निकालो तब भी 1:1 आएगा, इसका मतलब रेशियो भी तो बराबर होगा ना। इसीलिए मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। कभी सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि बताओ क्या ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, नहीं है, ठीक है। इसीलिए सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। बस ये याद रखना, एक लाइन याद रखो कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं और इसका उल्टा कभी भी सत्य नहीं होता है। क्लियर है, चलिए अब बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं। हेडिंग डालना हो तो डाल लीजिए, हाउ टू मेक इजी यूज ऑफ सिमिलैरिटी। हेडिंग डालना हो तो डाल लीजिए क्या, हाउ टू मेक इजी यूज ऑफ सिमिलैरिटी, हाउ टू मेक इजी यूज ऑफ
सिमिलैरिटी, ठीक है, मतलब सिमिलैरिटी को आसान तरीके से मैं आपको लगाना बताने जा रहा हूं और जिस तरह से आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको आज के बाद से लगाना है, ठीक है। इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। बेटा जैसे मान लो ये हमारा एक त्रिभुज ए बी सी है, बेटा क्या है, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, इसका बेटा ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है, ठीक है, ये वाला अल्फा, ये बीटा, ये क्या है, गामा है, ठीक है। अब सुनो, मान लो ए के सामने वाली साइड z है, ठीक है, ए के सामने वाली साइड z है, ये इसके सामने वाली साइड y और इसके सामने वाली साइड x है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और त्रिभुज बना लिया, एक और मैंने त्रिभुज बना लिया DEF, ठीक है, एक और त्रिभुज मैंने बना लिया DEF, ठीक है। मान लो DEF त्रिभुज में ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है, ठीक है। और आपको ये दिया गया 10, ये दिया गया 18 और ये दिया गया 15, बात समझे, ठीक है। ये वाली साइड 10 है, यानी 18 यानी 15 है। तो आपसे जानते हो क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया x रेशियो y रेशियो z क्या होगा, x y z का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। और आपसे ये भी कहा गया है, क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये कहा गया है, ये चीज क्वेश्चन में कही गई है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है। बात समझ में आ रही है, एक त्रिभुज ए बी सी है और ये एक त्रिभुज DEF है। तो आपसे कहा गया जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है, ठीक है। और आपसे ये भी, ये सारे भी एंगल दिए गए, ये सारे भी एंगल दिए गए और आपसे ये साइड भी दी गए और x रेशियो y रेशियो z। अच्छा बेटा आपको मैंने अभी बताया था सिमिलैरिटी पढ़ाते समय अंत में क्या बताया था कि सिमिलैरिटी इज नथिंग बट साइन रूल। तो बेटा अगर सिमिलैरिटी इज नथिंग बट साइन रूल तो इसका मतलब ये है कि सिमिलैरिटी की जगह मैं साइन रूल भी लगा सकता हूँ। भैया चाहे साइन रूल लगा लो चाहे सिमिलैरिटी लगा लो, बात तो दोनों बराबर है। और साइन रूल मैंने लगाना बताया था कि हमेशा साइन रूल लगाते समय क्या देखते हैं, एंगल और उसके सामने वाली साइड। बताया था कि नहीं बताया था, ऐसे बताया था नहीं, a अपॉन साइन अल्फा बराबर b अपॉन साइन बीटा बराबर सी ऐसे बताया था ना बेटा, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी। वही तो होता है साइन रूल, नहीं होता है, यही तो होता है यार। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ, आप तीसरे या चौथे लेक्चर में देखना, उसमें मैंने बताया साइन रूल अच्छे से आपको, ठीक है। अब देखो मैं साइन रूल लगा के फटाक से आंसर निकाल दूंगा। देखो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ये तो पता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के आपस में क्या होगा, बराबर। अब बेटा करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा कैसे पहचानते हैं, हमेशा एंगल से पहचानते हैं। जैसे इसमें अल्फा के सामने देखना, इसमें अल्फा के सामने देखना, बताओ इसमें अल्फा के सामने कौन है, x है, तो x लिख लो, ठीक है। इसमें अल्फा के सामने कौन है, 18 है, तो नीचे 18 लिख दो, क्लियर है, बराबर। इसमें बीटा के सामने कौन है, z है, बीटा के सामने कौन है, या पहले गामा के सामने देख ले, इसमें गामा के सामने कौन है, y है, इसमें गामा के सामने y है, इसमें गामा के सामने कौन है, 10 है, ठीक है, y अपॉन 10 लिख लो। अब चलो इसमें बीटा के सामने कौन है, z है, इसमें बीटा के सामने z है, भाई ये करस्पॉन्डिंग साइड ही तो ले रहे हैं भाई। सिमिलैरिटी में ये बता करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा देखते कैसे देखते हैं, इसका जो भी एंगल सेम होगा उसके सामने वाली साइड का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बीटा के सामने ये z है और यहाँ बीटा के सामने कितना है, 15 है, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर आ चुका है x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 18 रेशियो 10 रेशियो 15। आंसर आ चुका है। बताओ कितना आसान है सिमिलैरिटी लगाना, क्या आपने पहले अभी कभी ऐसा सीखा, ऐसे तो आपने कभी नहीं सीखा होगा, ठीक है, लेकिन आपको अब इसी तरीके से सीखना है, ठीक है। तो अभी सिमिलैरिटी के ऊपर अभी मैं आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा, सिमिलैरिटी के ऊपर और भी क्वेश्चन कराऊंगा, और सिमिलैरिटी जैसे ही खत्म होगी फिर मैं ट्रायंगल के टाइप के बारे में बताऊंगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये सारे ट्रायंगल के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो अगर आपने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ ली है तो आपको मेंसुरेशन में ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में फिर हम लोग इसी के आगे और बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, और थैंक यू सो मच।